आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार। समस्याओं में उलझकर अपने रास्ते से भटक जाना बहुत आसान है, जबकि मुश्किल हालात के बीच खुद के लिए नई राह बनाना हमें औरों से अलग करता है। कोरोना संकट भी एक ऐसा ही दौर है जहां हमारी जिंदगी उलझ सी गई है। ऐसे में खुद को निराशा और हताशा से बचाकर सकारात्मक नजरिया रखते हुए हमें अपने अपने लक्ष्यों को हासिल करने की ओर आगे बढ़ना होगा। आप सबके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन इस समय उन सभी प्रश्नों का यही जवाब है कि सावधानी ही बचाव है। बुरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहता, इसी बात को ध्यान में रखकर बढ़े हुए हौसले के साथ आगे बढ़ते रहिए। आप कोरोना वायरस के प्रति सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर रेड्डी के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। हमारा एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर रेड्डी, शुरुआत यहीं से करते हैं। आप वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से कहा जा रहा है कि जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिन लोगों का हृदय का ऑपरेशन हो चुका है या स्टेंट लगा है या हृदय से संबंधित कोई उनको बीमारी है, वो अपना ध्यान इस समय कैसे रखें? देखिए, ये कोरोना का बीमारी हालांकि फेफड़ों के ऊपर ज्यादा असर करता है शुरुआत में। खून के नालियों द्वारा शरीर में हर एक अंग में पहुंच सकता है जी, और खास करके दिल के ऊपर भी उसका असर पड़ता है कई रूपों में। जी, तो ये बिल्कुल आवश्यक है कि एक तो अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ठीक काबू में रखें, और कोई दिल के लिए दवाइयां ले रहे हैं तो वो नियमित रूप से लें, ताकि दिल की गति कुछ उलट न जाए और ये कोरोना का प्रभाव दिल के ऊपर ना हो जाए है जी। तो ये भी जरूरी है देखना कि अगर कोरोना की बीमारी होता है तो अक्सर खून गाढ़ा जमा होने के चांसेस ज्यादा है जी। वो खतरा बन जाता है, क्योंकि ये कोरोना खाली फेफड़ों में सीमित नहीं रहता, ये खून के नालियों में और खून के नालियों द्वारा पहुंचता है शरीर के हर भाग में जी। और ये क्योंकि खून के नालियों के ऊपर भी इसका असर होता है और वहां पे खून गाढ़ा जम के जो हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं, खून के प्रसार में रुकावट आने का खतरा है जी। ये दिल के खून के नालियों में भी हो सकता है या फेफड़े के खून के नालियों में हो सकता है, और उससे दिल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है जी। तो दिल का दौरा भी हो सकता है या फेफड़ों के ऊपर भी असर होने की वजह से, क्योंकि अगर फेफड़ों को जो खून पहुंचाते हैं उन नालियों में रुकावट होने से ये क्लॉटिंग के वजह से जो हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म जी, तो वो वहां पे भी फेफड़े का काम खत्म होने से या खराब होने से एकदम दिल के ऊपर बहुत जोर पड़ता है और दिल का गति बदल सकता है जी। तो ये बिल्कुल आवश्यक है कि अपने एक तो दवाइयां ठीक तरीके से ले लें, ब्लड प्रेशर को काबू में रखें, मगर अगर बीमारी हो जाए तो डॉक्टर से संपर्क करें कि दवाइयों में किस प्रकार का बदलाव होनी चाहिए और क्या नए दवाइयां लेनी चाहिए ये खून को गाढ़ा बनने से रोकने के लिए। तो ये सारी चीजें डॉक्टर बताएंगे फिर जी। डॉक्टर रेड्डी, यहाँ एक और सवाल है कि जो लोग हृदय की बीमारी से परेशान होते हैं वो कई बार शिकायत करते हैं कि सांस फूल रही है। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये कहकर मास्क नहीं पहन रहे हैं कि मास्क लगाने से सांस फूलने लगती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। ऐसे में उनको क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी दिल का डॉक्टर रह चुका हूं जी।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में जी। हम जो कैथेटर लैब में वहां पे कैथेटराइजेशन करते थे सवेरे से शाम तक जी। हम दिन भर मास्क पहना करते थे जी। और जो सर्जरी ऑपरेशंस वगैरह करते हैं वो डॉक्टर लोग भी दिन भर मास्क पहना करते थे जी। तो किसी को भी कोई नुकसानदायक प्रभाव हुआ नहीं। तो इसके बारे में कोई डरने की बात नहीं है। मास्क पहनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये कोरोना का वायरस हमारे नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा और आंखों के द्वारा प्रवेश करता है और ज्यादातर नाक के द्वारा जी। तो ये खतरे से बचने के लिए, इस प्रकार के खतरे से बचने के लिए मास्क पहनना आवश्यक है जी। और सांस में रुकावट होने का या सांस में कोई बाधा होने की बात नहीं है। वो आदत पड़ जाएगा। शुरुआत में कुछ अजब सा लगेगा जी, मगर वो आदत पड़ जाएगा। मगर मैं आपको यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसका कोई शरीर के ऊपर नुकसानदायक प्रभाव नहीं है। नहीं तो सारे डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन करते थे, हमारे जैसा कार्डियक कैथेटराइजेशन करते थे, हम सभी लोग बीमार होना था। ऐसी बात कोई हुई नहीं। जी बिल्कुल, डॉक्टर रेड्डी यही बता रहे हैं कि ये सिर्फ आपके मन का वहम हो सकता है या शुरुआत में 1-2 दिन आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि समय की यही मांग है। डॉक्टर रेड्डी, एक और सवाल यहाँ पर है। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर काफी सारी बातें हुई हैं, प्लाज्मा के कुछ अच्छे परिणाम आ रहे हैं, इसी कारण राजधानी में 2 प्लाज्मा बैंक भी चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कोविड संक्रमित लोग जो अब ठीक हो चुके हैं और जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, उनके मन में ये सवाल है कि अगर मैं प्लाज्मा डोनेट करने जाऊंगा, वहां बहुत सारे लोग होंगे, कहीं दोबारा तो मैं संक्रमित नहीं हो जाऊंगा, या प्लाज्मा डोनेट करने के बाद मुझे और किसी तरह की समस्या तो आने वाले समय में नहीं हो जाएगी। क्या बताएंगे आप हमारे श्रोताओं को? देखिए, हालांकि कोविड के संबंध में अभी तक जांच हो रही है, मतलब अभी शोध हो रहा है कि देखने के लिए कि प्लाज्मा थेरेपी किस हद तक लोगों को बचा सकता है और क्या कितना कामयाबी है जी। कुछ वायरस के बीमारियों से ये पता चला है कि प्लाज्मा थेरेपी का कुछ अच्छा प्रभाव ही होता है जी। जिन लोगों को कोई वायरस इन्फेक्शन हुआ है, अगर उनमें एंटीबॉडीज मतलब इम्यूनिटी का लक्षण नजर आते हैं, तो फिर वो प्लाज्मा जो मरीज अभी ये बीमारी से जूझ रहा है, तो उसको फायदा होगा जी। तो ये देखना है कि किस हद तक ये एंटीबॉडीज हमारे खून में है, काफी मात्रा में है, और किसी को जीवन दान देने के योग्यता हमारा खून का हो सकता है जी। तो हमें इसमें कोई हिचक होनी नहीं चाहिए जी। क्योंकि इस प्रकार का प्लाज्मा डोनेशन देने से, योगदान करने से हमारे सेहत के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि ब्लड डोनेशन करते हैं उनको कोई नुकसानदायक प्रभाव उनमें नजर नहीं आता। तो ये बिल्कुल आवश्यक है कि अगर हम ये प्लाज्मा का योगदान कर सकते हैं, उस स्थिति में है, तो जरूर करना चाहिए जी। और दूसरी बात आपने कहा है कि वहां पे जाने से क्या दोबारा बीमारी होने का खतरा है जी। अगर आपके खून में एंटीबॉडीज की मात्रा काफी है, जिसके वजह से आपको ये डोनर बनाया जा रहा है, आपको प्लाज्मा का डोनेशन मांग रहे हैं जी। तो उसका मतलब है कि आप में सुरक्षा के साधन अभी मौजूद है और इस प्रकार का कोविड का इन्फेक्शन वहां पे जाने से नहीं होगा आपको जी। बल्कि आपका योगदान से वो दूसरों का जान बच सकती है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर रेड्डी कह रहे हैं कि प्लाज्मा दान करने में कोई समस्या नहीं है और आपके संक्रमित होने की जो उम्मीद है, जो संभावना है, वो भी बहुत कम है, क्योंकि आपके शरीर में पहले से ही एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पर बहुत सारे श्रोताओं के जहन में एक और सवाल है कि देश के अलग अलग हिस्से में दोबारा से लॉकडाउन लगाया गया है। अब भी बहुत सारे हिस्से जो भारत के हैं, वहां अनलॉक 2 चरण चल रहा है। ऐसे में जिन जगहों पर दोबारा लॉकडाउन नहीं लगा है, वहां के लोग क्या सावधानी बरतें कि ऐसी नौबत ना आए? देखिए, हमें बिल्कुल ये सावधानी बरतना चाहिए कि हम एक तो मास्क पहने जी, हाथ को बार बार पानी के साथ या साबुन के साथ धोएं ताकि वायरस का संक्रमण न हो। और तीसरी बात यह है कि जहां पे ज्यादा लोग
इकट्ठा होते हैं तो उन ऐसे प्रदेशों से दूर हैं जी। और बेहतर है कि इस प्रकार का लोग एकदम जम जाने का जो आदत है उसको छोड़ दें सभी लोग जी। और ये खास करके एक जो इंडोर ऑफिसेस हैं मतलब बिल्डिंग्स के अंदर हैं या कोई इंडोर शॉपिंग एरिया है तो वहां पे ज्यादा लोग इकट्ठा होने से क्योंकि ये वायरस जल्दी निकलता नहीं है जैसा बाहर के प्रदेशों में जो खुली जगह पे जो हवा के असर से वायरस बह जाता है मगर एक ऑफिस में या स्कूल में या जो शॉपिंग एरिया है वहां पे हवा का प्रसार उतना खुल के नहीं होता तो वहां पे वायरस ज्यादा देर टिकने का संभावना है जी। तो इसीलिए ऐसे जगहों में काफी सारे लोग अगर एकत्रित हो जाएंगे तो वहां पे खतरा बढ़ जाता है जी। बिल्कुल। तो एक तो हमें भीड़ नहीं बनाना चाहिए और बंद जगहों में बहुत ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर ऑफिस में स्कूल में काम करना है तो मास्क तो जरूर पहनना चाहिए अंदर भी, बिल्डिंग के अंदर भी जी, ताकि वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न करें। बिल्कुल। तो इस प्रकार के सावधानी हमें अपनाना चाहिए। जी। महाराष्ट्र से अरुण जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अरुण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ मैं। मेरा सवाल था जी कि जैसे लॉकडाउन अलग अलग जगह अलग अलग दिन के क्यों है? कहीं 12 दिन का है, कहीं 6 दिन का है, कहीं 20 घंटे का है, कहीं 5 घंटे का है, ऐसा अलग अलग क्यों रखते हैं ये लोग? जी डॉक्टर, हालात अभी कुछ बदल गए हैं। शुरुआत में देश भर में लॉकडाउन इसलिए किया था कि एक तो लोगों को ये वायरस का संपर्क होने से बचाने के लिए और दूसरा जो हमारे अस्पतालों को और हमारे स्वास्थ्य सेवाएं को एक तरीके से उनको तैयार बनाने के लिए अगर वायरस का प्रकोप ज्यादा हो जाता है तो किस प्रकार की सेवा उनको जल्दी पहुंचाना है, तो उसके लिए जो कुछ भी तैयारी होनी चाहिए उसके लिए भी लॉकडाउन किया गया था। जी। अभी देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रफ्तार से इन्फेक्शन चल रहा है जी। ये वायरस का प्रकोप अलग अलग है। कुछ जगह ज्यादा है, कुछ जगह पहले काफी कम हो गया था तो थोड़ा फिर उभर रहा है, कुछ जगह पहले कभी नजर नहीं आया था अब वहां पे नजर आ रहा है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह में अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाना बनता है। ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य में एक ही तरह से हो या हर राज्य में एक ही तरह से हो सकता है जिले जिले में फर्क है। तो जिला स्तर पे ही अगर हमें लॉकडाउन करना है या कोई शहर में एक इलाके में लॉकडाउन करना है जहाँ पे वायरस का प्रकोप ज्यादा है तो उस प्रकार के लॉकडाउन करना चाहिए जी। और हो सकता है कि लॉकडाउन का जो हम कहते हैं कितने दिन लॉकडाउन करनी चाहिए उसमें भी थोड़ा सा फर्क होगा। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से कोरोना के मामले जहां पर बढ़ रहे हैं वहां स्थानीय सरकार उसी अनुसार जो है वो लॉकडाउन कितने दिन रहेगा इसका निर्णय ले रही है। मध्य प्रदेश के सागर से गोलू कुमार जी हैं। गोलू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार जी, फरमाइए। जी सर, मैं सागर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा हट के रहता हूँ, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ सर। इधर कोई कोरोना का दिक्कत तो नहीं हम लोगों के लिए मैम, इधर एक भी मरीज नहीं मैम, ग्रामीण क्षेत्र हम लोगों के इधर सर जी। सवाल क्या है आपका? बहुत ही अच्छी बात है। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और भारत के बहुत सारे गांवों में डॉक्टर रेड्डी अब भी कोरोना अपना पैर नहीं पसार पाया है और उसका एक बड़ा कारण है कि वहां लोग सामाजिक जो सुरक्षित दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो दिशा निर्देश हैं सरकार के वो भी निभा रहे हैं। शहरों में मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आपके अनुसार शहर के लोग कहाँ लापरवाही बरत रहे हैं? नहीं, एक तो लापरवाही की बात नहीं है जी, क्योंकि शहरों में लोग ज्यादा रहते हैं जी, और जहाँ पे लोग ज्यादा एकत्रित होते हैं, जो क्राउड डेंसिटी हम कहते हैं ना, तो वहाँ पे अगर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो वायरस बहुत जल्दी से फैलता है एक दूसरे से। जी। दूसरा, वहाँ पे रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज होता है। अगर गांव में आपको कहीं जाना हो तो शायद आधा मील 1 मील चलेंगे आप। जी। यहाँ पे तो 10 मील 20 मील आप बड़े आसानी से कोई
गाड़ी पकड़ के चले जाते हैं, कई लोगों से मिल के आते हैं, कई जगह शॉपिंग करके आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वायरस को बहुत आसानी से वो मौका मिलता है कई लोगों के पास जाने के लिए और काफी दूर फैलने के लिए। जी। तो गांव एक तरीके से इसलिए सुरक्षित है कि वहाँ का जीवन शैली ही अलग है। एक तो बहुत ज्यादा क्राउडिंग नहीं है, मतलब वहाँ पे लोग एकदम एकत्रित नहीं होते इतनी ज्यादा संख्या में जितना शहर में होते, इतना बहुत दूर नहीं चलते जैसे शहर में होता है जी। तो वायरस को बहुत आसानी से चलने का वो मौका नहीं मिलता। जी बिल्कुल। तो एक तरीके से गांव सुरक्षित है और वैसे ही सुरक्षित ही रखना चाहिए हमें। जी बिल्कुल। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है 31 जुलाई तक। बिहार के गोपालगंज से शमसुद्दीन जी जुड़ चुके हैं। शमसुद्दीन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी हेलो जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर, ये मैं घर में अकेले हूँ। जी, रेडियो की आवाज कम कर लीजिए आप। जी पूछिए। हाँ, अकेले हूँ जी। और अकेले ही रहता हूँ। मेरी उम्र 67 है और मुझे हार्ट की भी पहले से प्रॉब्लम है। दवा ऑलरेडी कंटिन्यूअस ही रहता है मेरा, मैंने कभी ब्रेक नहीं किया। लेकिन आज 10 दिन से ये जीभ पर क्या होता है, किसी चीज का टेस्ट ही नहीं आता है, बस कड़वा कड़वा लगता है और कुछ नहीं है। डॉक्टर रेड्डी ये कह रहे हैं कि 67 साल इनकी उम्र है, ये घर पे अकेले रहते हैं, दिल की बीमारी से परेशान हैं, लगातार दवाई भी ले रहे हैं। पिछले 10 दिनों से इनको किसी भी चीज को खाने में स्वाद नहीं आ रहा है। देखिए, ये भी कोविड का बीमारी का एक लक्षण है। हालांकि हम कह नहीं सकते कि कोविड का ही लक्षण है जी। कोई फ्लू में भी कभी कभी स्वाद का शक्ति खत्म हो जाता है या स्वाद ठीक से नहीं लगता। मगर ये पाया गया कि ये कोविड की बीमारी में खास करके एक तो स्वाद नहीं लगने का और दूसरा जो हमें स्मेलिंग, जो हम स्मेल करते हैं जी, सूंघने का जी, वो शक्ति भी हम खो बैठते हैं जी। ये हर एक में पाया नहीं जाता मगर कुछ लोगों में पाया जाता है जी। अगर आपको 10 दिन से ये स्वाद के ऊपर आपका कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं, आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं जी, तो जरूर जाके आप डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिएगा। क्योंकि एक तो कोविड के प्रथम लक्षण जो है जी, वो है बीमारी, वो उस बीमारी के लक्षण है बुखार जी, खांसी और सांस में तकलीफ जी। मगर इसके अलावा ये जो स्वाद को बैठना या सूंघने का शक्ति को बैठना जी, एक तरीके से गले में खराबी होना जो हम सोर थ्रोट कहते हैं, गले में खराश, और कभी कभी दस्त भी लग जाते हैं। ये सारे लक्षण हो सकते हैं कोविड के जी। खास करके ये स्वाद के ऊपर जो असर है और सूंघने की शक्ति खोना जी, ये कुछ ज्यादा ही पाया जा रहा है कोविड के साथ जी। तो आप जरूर जाके जांच करवा लीजिए। जी बिल्कुल। बिहार के भागलपुर से अनुपम प्रिया जी हैं, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है क्या कि गले में खराश टाइप का लगता है, हल्का सर्दी खांसी रहती है, क्या ये कोरोना के लक्षण है? गले में खराश है, सर्दी जुकाम है, क्या ये कोरोना के लक्षण हैं? देखिए, कोरोना के लक्षण सर्दी जुकाम से भी मिलते हैं, फ्लू से भी मिलते हैं जी। मगर आमतौर से कोरोना का जो खांसी होता है वो सूखी खांसी होती है जी। बहुत ही कम ही लोगों में बलगम निकलता है और नाक बहने लगता है और बलगम काफी निकल रहा है, तो वो शायद नजला या फ्लू का लक्षण है जी। ज्यादातर कोरोना का लक्षण नहीं है। अगर बुखार हो, सूखी खांसी हो और सांस का तकलीफ हो रहा हो तो तब कोरोना का ज्यादा शक है जी। मगर आपको बुखार नहीं है और ज्यादातर नाक बह रहा है और बलगम काफी निकल रहा है
तो जरूर डॉक्टर से तो संपर्क कीजिएगा जी। मगर कोरोना का खतरा तो थोड़ा कम ही है इसमें। जी डॉक्टर रेड्डी, अपने आसपास कई सारे ऐसे लोग हम देख रहे हैं जिनको कि थोड़े समय के लिए 1-2 दिन बुखार आता है, नाक भी बहती है, गले में खराश भी महसूस करते हैं, वो पैरासीटामोल या इस तरह की दवाइयां ले लेते हैं और वो अपना काम जो है वो नियमित ढंग से करते हैं, दफ्तर जाते हैं, मार्केट जाते हैं और उसके कुछ समय बाद पता चलता है कि वो कोरोना संक्रमित हो गए। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे जिन्हें 1-2 दिन से बुखार आ रहा है, सर्दी भी है, गले में खराश भी है? देखिए, कई लोगों को पता नहीं चलता कि उनको ये कोरोना की बीमारी लगी है क्योंकि लक्षण बहुत ही हल्के से होते हैं जी। और कुछ लोगों में कोई लक्षण होते ही नहीं जी। तो वो लोगों का सही वो ये खतरा है कि वो अगर ज्यादा घूमने लगे तो वायरस को दूसरे लोगों को वो पहुंचा देंगे और दूसरे लोग बीमार हो सकते हैं। जी। एक तो अगर कोई आपको शक हो तो जरूर जाके जांच करा लीजिए। जी। दूसरी बात जो है, अगर आपको ज्यादा बीमारी के लक्षण नहीं महसूस कर रहे हैं आप और आपको लगता है कि आप मार्केट जा सकते हैं या काम पे जा सकते हैं तो जरूर आप मास्क पहन लीजिए ताकि अगर गलती से भी आप खांसे तो वायरस आपके मुंह से निकल के दूसरों के पास नहीं पहुंचेगा। जी। तो एक तो अगर कोई शक हो तो जांच कराना बेहतर है। अगर शक भी ना हो और कोई खास खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं मगर ये मास्क पहनने का एक फायदा है कि आपको दूसरों का खांसी से कोई बीमारी का संपर्क होने का खतरा कम हो जाता है और आपसे भी ये बीमारी दूसरों के पास जाने का खतरा भी कम हो जाता है। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से संपत लाल जी हैं। संपत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, मेरा सवाल ये है कि सरकार इतना मतलब वो कर रही है फिर भी इतने लंबे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं सर? सरकार के प्रयासों के बाद भी कोरोना के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? ये तो आप सारे दुनिया में देख रहे हैं, खाली भारत देश में नहीं जी। क्योंकि ये वायरस नया वायरस है क्योंकि किसी के पास इस वायरस का पहले से कोई इम्यूनिटी नहीं है, मतलब वो रक्षा साधन कोई किसी के शरीर में बन के रहा नहीं है पहले ही और ये वायरस बहुत जल्दी से एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पहुंचता है, बहुत तेजी से फैलता है जी। तो इसीलिए कई देशों में इसका प्रकोप ज्यादा रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं अमेरिका जैसा देश में भी इसका खतरा बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर देश में बहुत जल्द से जल्दी इस खतरे को टाल दिया गया। कुछ देशों में हाँ जरूर, वियतनाम जैसे देश में बहुत ही सख्ती से जो कदम उठाए उन्होंने उससे काफी रोक लिया उन्होंने। मगर बाकी देशों में भी जैसा चीन में या साउथ कोरिया में या सिंगापुर में शुरुआत में उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल इसके ऊपर जीत पाया है और वहां पे भी फिर केसेस होने लग गए हैं। तो ये वायरस एकदम से बाहर निकल के जाने वाला नहीं है इस भूगोल से। तो कुछ महीनों तक या शायद कुछ साल तक हमें इसके साथ जूझना पड़ेगा जी। और इसीलिए हमें सतर्क होना और सावधानी बरतना बिल्कुल आवश्यक है जी। और हो सकता है कि कुछ दिन हमें लगे कि वायरस का खतरा टल रहा है फिर वो अपना सर उठाएगा। इसीलिए हमें कम से कम 1 साल तक बिल्कुल सावधानी बरतना जरूरी है। जी जी। डॉक्टर रेड्डी, जैसा आप भी बता रहे हैं कि हमें ऐसा लग सकता है कि वायरस का खतरा बहुत कम हो गया है और वो फिर दोबारा अटैक कर सकता है। देश के कुछ हिस्सों में कुछ समय पहले तक बहुत बड़ी तादाद में मरीज मिल रहे थे, अब वहां मरीजों की संख्या कम हो गई है। दूसरे जगहों पर संक्रमित मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि कुछ जगहों पर कोरोना का पीक आकर चला गया और दूसरे जगहों पर अब ये आ रहा है? नहीं, वो पीक आके नहीं चला गया। बस यही था कि हम जो कदम उठाए थे उससे वो थोड़ा दब के बैठा हुआ था जी। फिर एकदम लोगों में थोड़ा सा लापरवाही आई और जो हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में जो सेवाएं पहुंचाते हैं उनमें भी उनको भी लगा कि ये पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह जो है जी। टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब कोई बीमार आदमी के जो कोई भी मिलने आए थे या जो जिनसे ये मिले थे उनके बारे में भी जांच पड़ताल करना, जिसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, जिस ध्यान से उन्होंने पहले किया था
उसमें थोड़ा कमियां आई थी जी। मगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा कि बस ये खतरा तो टल गया, हम मार्केट में जा सकते हैं, हम मंदिर में जा सकते हैं, हम बर्थडे पार्टी मना सकते हैं जी। तो लोगों से मिलने जा सकते हैं। तो ऐसा लगा कि जैसा कि जो विद्यार्थी का परीक्षा खत्म हो जाता है, एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, बिल्कुल नतीजा तो निकलेगा कुछ महीने के बाद, फिर भी एकदम वो जलसा मनाने चला जाता है विद्यार्थी, स्कूल वाला या कॉलेज वाला जी। उस प्रकार का माहौल और मानसिक स्थिति बन गई थी इन शहरों में। तो एकदम ये एक तरीके से रिलैक्सेशन हो गया था उनके मन में कि खतरा टल गया। तो उससे वायरस को फिर एकदम तेजी से बढ़ने का मौका मिला। तो हमें यही देखना चाहिए कि हाँ, हमारे जीवन में हम बिल्कुल घर में बंद होके बैठ नहीं सकते, कुछ कामकाज पे तो करना चाहिए और बाकी चीजों को भी करना चाहिए, मगर लापरवाही नहीं करना चाहिए जी। जो एकदम हर एक जलसे में जाना या मास्क को छोड़ देना, तो इस प्रकार के काम से हम वायरस को आमंत्रण दे रहे हैं कि भाई चलो आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। तो इस प्रकार का लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की लापरवाहियां हुई थी उन शहरों में, उसी का फल ये भुगतना पड़ रहा है उनको। जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर से हाजी मोहम्मद जी हैं। हाजी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, मेरा ये सवाल है कि शुरू में बीमारी पर बड़ा काबू डाला था मोहतरम प्रधानमंत्री जी की तरफ से, अब जो ढील दी जा रही है, ढील में तो फिर हमें खतरा की बीमारी बढ़ जाएगी। मेरी गुजारिश है कि फिर इस लॉकडाउन को काबू किया जाए ताकि हम लोग महफूज रहे। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन फिर से लगाने की मांग कर रहे हैं कि पहले सख्ती थी तो संक्रमण के मामले कम थे। देखिए, पूरा लॉकडाउन तो नहीं कर सकते जी। ये जरूरी है कि हमारा जो कुछ भी वायरस के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें स्ट्रैटेजी बदलना चाहिए जब आवश्यक हो जी। अगर वायरस के ऊपर अच्छी तरह काबू में आ रहे हैं तो थोड़ा सा छूट दे सकते हैं। अगर वायरस लगता है कि वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है तो फिर थोड़ा सा सख्ती करना पड़ेगा। मगर ये देश भर में लॉकडाउन करने वाली स्थिति नहीं है। देश में कई सारे जगह हैं, या तो ग्रामीण क्षेत्र हैं या छोटे शहर हैं, जहाँ पे वायरस का पैर अभी नहीं पड़ा ज्यादा जी। तो ये देखना है कि जहाँ पे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, नजर आ रहा है, तो वहाँ पे ज्यादा सख्ती दिखाया जाए नियंत्रण के लिए, और बाकी जगह जहाँ पे ज्यादा प्रभाव नहीं है उनके बचाव के लिए हमें कदम उठाना चाहिए, मगर उनको बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी। जी जी। डॉक्टर रेड्डी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही है जी कि हमें बिल्कुल हमारे जीवन में कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, मगर हमारा विश्वास, मनोबल नहीं खोना चाहिए। ये वायरस के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे, मगर इसके लिए हमारा सहकार और सरकार का जो कुछ भी किस प्रकार के साधन वो अपनाना चाहते हैं, ये दोनों आवश्यक है। तो दोनों के साथ मिलाने से ही हमारा विजय प्राप्त हो सकता है। तो ये वायरस हमारे बीच में है जी, मगर उसको हमें दबाना चाहिए। बिल्कुल, अपने बढ़े हुए हौसले और सावधानी बरतकर हम कोरोना पर जीत पा सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर रेड्डी बता रहे हैं कि हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बढ़े हुए मनोबल के साथ डटकर इसका मुकाबला करना है, और वो दिन बहुत जल्द आएगा कि कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।